असम में घुसपैठ करने वाले अवैध बांग्लादेशियों को भगाया नहीं जा सकता, क्योंकि असम भारत का हिस्सा ही नहीं है। वो तो म्यांमार का हिस्सा था, जो बाद में पूर्वी बंगाल यानी आज के बांग्लादेश से जुड़ा है और अब भारत में है। सुप्रीम कोर्ट में अवैध बांग्लादेशियों को वैध ठहराने के लिए कपिल सिब्बल ने ये विचित्र तर्क दे डाला, जिसके बाद देश की सियासत में बड़ा विवाद उठ खड़ा हुआ। असल में सुप्रीम कोर्ट में सिटीजनशिप एक्ट 1955 के सेक्शन 6 के अवैधता की सुनवाई हुई। सुनवाई में कपिल सिब्बल ने दावा किया कि असम म्यांमार का हिस्सा था। सिब्बल के इस बयान पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा भड़क गए। उन्होंने कहा कि जिन्हें इतिहास का ज्ञान नहीं, उन्हें चुप रहना चाहिए। हिमंता ने कहा कि असम कभी म्यांमार का हिस्सा नहीं था। म्यांमार के साथ भारत की झड़प हुई थी, इसके अलावा कोई रिश्ता म्यांमार से नहीं रहा है। मैंने ऐसा कोई डाटा नहीं देखा जिसमें असम को म्यांमार का हिस्सा बताया गया हो। असम के विधायक पीयूष हजारिका ने एक्स पर कहा कि कपिल सिब्बल को ठीक से जानकारी नहीं है। असम के इतिहास में किसी भी समय हम म्यांमार का हिस्सा नहीं थे। महाभारत काल से ही असम भारत का हिस्सा रहा है। मामले की सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने इतिहास की बात करते हुए कहा कि उन लोगों की पहचान करना बहुत मुश्किल काम है जिन्होंने कहा कि ब्रिटिश शासनकाल में असम म्यांमार का हिस्सा था और उसके बाद वो बंटवारे के बाद पूर्वी बंगाल से जुड़ा हुआ था। इस तरह से असम में बंगाली पॉपुलेशन भी रहती है। उन्होंने कहा कि इतिहास में भी लोगों का असम में आना जाना लगा रहा है और इसको अलग से मैप नहीं किया जा सकता। अगर आप असम का इतिहास देखें तो यही लगेगा कि असम में आने वालों के बारे में पता लगाना बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा कि अगर 1824 से पहले की बात करें तो असम म्यांमार का हिस्सा था। इसके बाद जब ब्रिटिश लोगों ने जीत हासिल की तो संधि समझौते के तहत इसे ब्रिटिशर्स को सौंप दिया गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय वहां के लोग ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ किस तरह का प्रदर्शन कर सकते थे। सुप्रीम कोर्ट ने सिटीजनशिप एक्ट को लेकर केंद्र सरकार को अहम निर्देश दिए। कोर्ट ने 25 मार्च 1971 के बाद असम और उत्तर पूर्वी राज्यों में आए अवैध प्रवासियों का डेटा पेश करने के लिए कहा। साथ ही निर्देश दिया कि प्रवासियों के मुद्दे से निपटने के लिए सरकार के कदमों की जानकारी दें। सिटीजनशिप एक्ट की कानून वैधता पर 5 जजेस की पीठ सुनवाई कर रही है। इस बेंच में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस एमएम सुंदरेश, जस्टिस जेबी पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल हैं। कोर्ट को सिटीजनशिप एक्ट से जुड़ी 17 याचिकाएं मिली थीं। कोर्ट सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई कर रहा है। असम समझौते के तहत भारत आने वाले लोगों की नागरिकता से निपटने के लिए एक विशेष प्रावधान के रूप में नागरिकता अधिनियम धारा 6A जोड़ी गई है। इसमें कहा गया है कि जो लोग 1985 में बांग्लादेश समेत क्षेत्रों से 1 जनवरी 1966 या उसके बाद लेकिन 25 मार्च 1971 से पहले असम आए और तब से वहां रह रहे हैं, उन्हें भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए धारा 18 के तहत अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। नतीजतन इस प्रावधान ने असम में बांग्लादेशी प्रवासियों को नागरिकता देने की अंतिम तारीख 25 मार्च 1971 तय कर दी है। ये रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। राहुल गांधी ने अपनी मोहब्बत की दुकान भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान ही खोली थी। अब उसी यात्रा की एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें राहुल गांधी का हाथ थामे धीरज साहू चल रहा है। माना जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा में धीरज साहू ने सबसे ज्यादा फंडिंग की थी। यही वजह है कि बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने राहुल गांधी को अपने रडार पर लेते हुए कह डाला कि मोहब्बत की दुकान से निकला नोटों का पहाड़। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस इधर उधर की बातें न करे और साफ साफ बताए कि नोटों का पहाड़ किस गांधी का है। इसके पीछे की वजह है कि धीरज साहू प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक की मेजबानी कर चुका है और गांधी परिवार के खास करीबियों में है। तभी तो लोकसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस के लगातार तीसरी बार धीरज साहू को राज्यसभा भेजा गया। नोटबंदी का विरोध करने वालों में धीरज साहू सबसे आगे रहे। इन्होंने इतना तक बता दिया कि 500 और 1000 रुपए के नोटों में कितना असली और कितना नकली नोट है। नोटबंदी के विरोध में फटी जेब दिखाने वाले राहुल गांधी भी इन लाइनों में लगकर नोट बदलवाते हुए दिखे थे। सूत्रों का कहना है राहुल गांधी ने उस दौरान नोट बदलवाने में धीरज साहू की काफी मदद की थी। यही वजह है कि नोटबंदी के बाद इतने सालों में धीरज साहू ने नोटों का नया पहाड़ खड़ा कर लिया। 5वें दिन भी गिनती पूरी नहीं हुई। अब जब तक आधिकारिक रूप से आयकर विभाग नहीं बताता कि कुल कितने रुपए मिले, इस बात का सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि धीरज साहू के ठिकानों को छोड़िए उसके स्टाफ के घर से भी 100 करोड़ कैश बरामद हो चुका है। जब एक मामूली स्टाफ के घर में इतनी बड़ी रकम मिले तो मालिक का क्या कहना। मोटे तौर पर अनुमान है कि धीरज साहू के सभी ठिकानों से करीब 1000 करोड़ का कैश बरामद किया जाएगा। आज उनके घर से मानो आयकर विभाग को कुबेर का खजाना हाथ लगा है।
गिनते गिनते मशीनें थक जा रही हैं। केंद्र सरकार की नोटबंदी के फैसले का विरोध करते हुए धीरज साहू ने कहा था कि नोटबंदी को लेकर तमाम बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन अब तक आरबीआई के हवाले से खबर आई है कि बैंक में पहुंचे 500 के 10.9% और 1000 के 54.16% नोट्स नकली हैं। यह आंकड़ा सरकार के दावों की पोल खोल रहा है। इसके अलावा और भी कई बयान हैं जो उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ दिए। चौथे दिन धीरज साहू के फर्म के मैनेजर बंटी के ओडिशा के बुलांगीर के सूदापाड़ा स्थित ठिकाने से कैश से भरे 20 बैग्स बरामद किए गए। इन बैग्स में करीब 100 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया जा रहा है। गिनती के लिए नकदी से भरे सभी बैग्स को बुलांगीर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में ले जाया गया है। बरामदगी के बाद बुलांगीर में एसबीआई मुख्य शाखा में जब्त नोटों से भरी 176 पेटियों की गिनती जारी है। शुक्रवार तक 156 बैग्स नोटों की गिनती हो रही थी। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है। नकदी की गिनती के लिए स्टेट बैंक के विभिन्न विभागों में 50 कर्मचारियों को नोटों की गिनती में लगाया गया है। उनसे 2 शिफ्ट्स में नोटों की गिनती कराई जा रही है। गिनती में इन कर्मचारियों के अलावा आयकर विभाग के कर्मचारी भी मौजूद हैं। नोटों की गिनती 25 मशीनों से की जा रही है। विभिन्न बैंक से गिनती के लिए मशीनें मंगाई गई हैं। शनिवार और रविवार को छुट्टी होने के कारण अधिक मशीनें उपलब्ध हुई हैं। आयकर विभाग की टीम को सहयोग के लिए हैदराबाद से भी आयकर की 20 सदस्यीय टीम शनिवार को बुलांगीर पहुंची है। इस टीम में आयकर विभाग के विश्लेषक भी हैं। ये टीम कंपनीज में इस्तेमाल हो रहे कंप्यूटर और विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच कर सकती है। इस जांच में भी कई तरह के अन्य दस्तावेजों के मिलने की संभावना बताई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कांग्रेस की करारी शिकस्त के बाद से विपक्षी इंडी गठबंधन की हालत पस्त है। गठबंधन में इतनी गांठें पड़ती जा रही हैं जिसको एक बार सुलझाने में कांग्रेस के पसीने छूट रहे हैं। चुनावी नतीजों के बाद जिस तरह से नीतीश कुमार और ममता बनर्जी ने बीजेपी की जीत नहीं कांग्रेस की हार को रेखांकित किया, उससे साफ है कि नीतीश कुमार और ममता बनर्जी दोनों कांग्रेस के मोल भाव की ताकत को कम करना चाह रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पहले ही ये कहकर अपनी ताकत का एहसास करा चुकी है कि भले ही चुनाव में उसे हार मिली लेकिन वोट बीजेपी से कम नहीं मिले। अगले 7-8 दिनों में विपक्षी गठबंधन की बैठक होनी है और इस बीच ही सीटों के बंटवारे का फार्मूला निकाला जाना है। इस फार्मूले पर गठबंधन का भविष्य टिका है। फार्मूला वैसा होना चाहिए जो ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल को मंजूर हो। नहीं तो तीसरे फ्रंट का रास्ता खुला है जिसके तहत ममता बनर्जी और गैर बीजेपी कांग्रेसी गठबंधन का अपना सपना पूरा कर सकते हैं। इसमें केसीआर का भी उन्हें साथ मिल सकता है। यही वजह है कि विपक्षी गठबंधन की संभावित रणनीति को लेकर असमंजस बरकरार है। कांग्रेस ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में बीजेपी की शानदार जीत पर कांग्रेस के खिलाफ हमला शुरू कर दिया। तृणमूल के रुख को देखते हुए पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ दल की संभावित रणनीति पर विपक्ष के गठबंधन में असमंजस की स्थिति बन गई है। सियासी पंडितों का मानना है कि ममता बनर्जी की पार्टी कांग्रेस पर हमला करके लोकसभा चुनाव में अपनी शर्तों पर सीटों का बंटवारा करने के लिए दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। कुछ लोग मान रहे हैं कि अब गठबंधन में ज्यादा जान नहीं बची है और अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन न करने के बावजूद मोलभाव करने की उनकी क्षमता पर कोई असर न हो। पार्टी के नेताओं ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में भले ही 2 राज्यों में सत्ता गंवा दी लेकिन उसका वोट शेयर अभी भी अच्छा बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को दबाव में लाने की ममता बनर्जी की कोशिश तभी सफल हो सकती है जब उन्हें गठबंधन के बाकी दलों का साथ मिले। हाल ही में विपक्ष की तरफ से जो आवाज उठ रही है उससे लगता है कि आने वाला वक्त कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। ममता बनर्जी ने 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजों को बीजेपी की जीत नहीं बल्कि कांग्रेस की हार के रूप में गिनाया। इन 5 राज्यों में से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में बीजेपी ने, तेलंगाना में कांग्रेस ने जीत दर्ज की। बीजेपी ने एक तरफ जहां मध्य प्रदेश में सत्ता बरकरार रखी, वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ के सूबे उसने कांग्रेस से छीन लिए। यही वजह है कि गठबंधन के बाकी घटक कांग्रेस को घेर रहे हैं और उसे सबको साथ लेकर चलने की नसीहत दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। पात्रा चौल घोटाला मामले में 3 महीने तक जेल की हवा खाकर लौटे संजय राउत एक बार फिर गिरफ्तार किए जा सकते हैं। वजह ये कि कोविड काल को संजय राउत और उद्धव ठाकरे की जोड़ी ने लूट काल बना डाला था। अब मामले एक एक कर सामने आ रहे हैं जिसमें संजय राउत तो फंसे ही, उनके साथ उनकी बेटी और भाई भी लपेटे में आ गया क्योंकि घोटाले की रकम इन दोनों के खाते में ट्रांसफर की गई थी। जंबो कोविड सेंटर का घोटाला तो पहले ही खुल चुका है और उसमें भी संजय राउत बुरी तरह से फंसे हैं। लेकिन ताजा मामला कोविड काल में प्रवासी मजदूरों के लिए भोजन की व्यवस्था का है। प्रवासी मजदूरों को इस दौरान खिचड़ी बांटी गई थी। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई को खिचड़ी घोटाला मामले की जांच में बड़े सबूत हाथ लगे हैं।
पुलिस के मुताबिक खिचड़ी घोटाला मामला करीबन 6 करोड़ 37 लाख रुपए का है। इस खिचड़ी घोटाला मामले की जांच कर रही मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू के मुताबिक पैकेट में जितनी खिचड़ी होनी चाहिए उससे कम वजन की खिचड़ी सप्लाई की गई। इस घोटाले में बीएमसी से चीटिंग कर सह्याद्री रिफ्रेशमेंट ने 6 करोड़ 37 लाख रुपए कमाए, जिसमें से 1 करोड़ रुपए के करीब पैसे अलग अलग अकाउंट्स में भेजे गए। ईओडब्ल्यू के मुताबिक संजय राउत की बेटी विदिता संजय राउत के अकाउंट में 14,75,000 रुपए गए। वहीं संजय राउत के भाई संदीप राउत के अकाउंट में 7,75,000 रुपए भेजे गए। इसके अलावा संजय राउत के करीबी सुजीत पाटकर के अकाउंट में 45 लाख रुपए भेजे गए। खिचड़ी घोटाला मामले में ईओडब्ल्यू ने संजय राउत के भाई संदीप राउत का बयान दर्ज किया है। संदीप राउत ने ईओडब्ल्यू को बताया कि सह्याद्री रिफ्रेशमेंट के खाते से उनके खाते में पैसे आए थे और पैसे उसे किराए के तौर पर मिले थे। ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने बैंक लेन देन की जांच की तो पता चला कि संदीप के खाते में 8 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए थे। जब अधिकारियों ने संदीप राउत के इस वित्तीय लेन देन के बारे में उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि 300 वर्ग फुट जगह का इस्तेमाल खिचड़ी बनाने के लिए किया गया था। संदीप राउत ने दावा किया कि ये पैसे उस जगह से किराए के तौर पर लिए गए थे। ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने बताया कि संदीप राउत के इस संबंध में कोई पत्र या संबंधित दस्तावेज नहीं कराया गया उपलब्ध। ईओडब्ल्यू के अधिकारी ने बताया कि संजय राउत की बेटी विदिता राउत के अकाउंट में 14 करोड़ 75 लाख रुपया ट्रांसफर किया गया। वो पैसा कहां से आया, ये सवाल है। संजय राउत के छोटे भाई संदीप राउत के ईओडब्ल्यू ने 6 अक्टूबर को खिचड़ी घोटाला मामले में पूछताछ की थी। संदीप राउत ने कहा कि उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया है। संजय राउत का भाई होने के नाते उन्हें परेशान किया जा रहा है। बीएमसी ने खिचड़ी बनाने के लिए सह्याद्री रिफ्रेशमेंट को 6 करोड़ 37 लाख रुपए का भुगतान किया था। कोरोना महामारी के दौरान महाराष्ट्र में प्रवासी मजदूरों को खिचड़ी बांटने का टेंडर निकाला गया था, जिसमें 8 करोड़ 64 लाख रुपए के घोटाले का आरोप है। मुंबई पुलिस के एक फर्म पर केस दर्ज किया गया और इस घोटाले में कई लोगों से पूछताछ हो चुकी है। अगस्त में युवा सेना के पदाधिकारी सूरज चौहान से करीब 6 घंटे पूछताछ की गई थी। सूरज आदित्य ठाकरे के करीबी बताए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। मध्य प्रदेश में बीजेपी विधायक दल की बैठक होने के एक दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ ऐसा लिख दिया जिसको लेकर हंगामा खड़ा हो गया। शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के नए सीएम का ऐलान होने के पहले हम तो चलते अपने धाम सबको राम राम वाले अंदाज में राम राम लिख दिया और सीएम पद के सबसे प्रबल दावेदार वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले भी कई मौकों पर अपनी दावेदारी को नकार चुके हैं और अब राम राम कहकर कुछ ऐसा ही संकेत दे रहे हैं। भारत की संस्कृति में राम राम के 2 मतलब निकाले जाते हैं। अगर कोई शख्स अपनी विदाई ले रहा होता है या कहना चाहिए जा रहा होता है तभी ऐसे ही राम राम लिखा जाता है। वहीं कभी कभार सामान्य अभिवादन में भी इसका प्रयोग होता जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश में तो इस समय मुख्यमंत्री चुनने की बात चल रही है और इस बीच शिवराज सिंह चौहान के इस मैसेज के अलग ही मायने निकाले जा रहे हैं। माना यह जा रहा है कि उन्हें हाईकमान का फैसला सुना दिया गया है। इसके पहले शिवराज सिंह चौहान की प्रहलाद पटेल के साथ भी एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी। उस तस्वीर में वैसे तो प्रहलाद पटेल बीजेपी की जीत के लिए शिवराज को बधाई देने गए थे, लेकिन जीत के इतने दिनों बाद बधाई संदेश लेकर जाना कई लोगों को हैरान कर रहा है और उसी वजह से कुछ जानकारों का मानना है कि यह तस्वीर असल में सत्ता परिवर्तन का बड़ा संकेत हो सकती है। उसके ऊपर अब शिवराज का राम राम लिखना अटकलों को और ज्यादा बल दे रहा है। सोमवार को बीजेपी मध्य प्रदेश में अपना मुख्यमंत्री का ऐलान करने वाली है। उसी दिन विधायक दल की बैठक होने जा रही है और उस बैठक में ही नए सीएम के नाम पर मुहर लग सकती है। अब पुराने पर भरोसा कायम रहता है या नए पर दांव चला जाता है। बीजेपी आलाकमान ने चुनाव जीते सांसदों और मंत्रियों को राज्य की राजनीति में ही रहने का आदेश दिया है। इस लिहाज से प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र तोमर जैसे नेताओं को राज्य में काम करना होगा। ये पहले भी शिवराज सिंह चौहान के साथ काम कर चुके हैं, ऐसे में इन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर सीएम पद की जिम्मेदारी किसी जूनियर को दी जाती है तो कुछ दिक्कत हो सकती है। विधानसभा चुनावों के बाद बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव जीतने की बड़ी चुनौती है। इसलिए माना जा रहा है कि बीजेपी कोई बड़ा उलटफेर नहीं करने जा रही, लेकिन सरकार में 2 डिप्टी सीएम का प्रावधान किया जा सकता है। माना जा रहा है कि प्रहलाद पटेल और तुलसी सिलावट को डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी दी जा सकती है और सीएम पद पर शिवराज सिंह चौहान को ही रिपीट किया जा सकता है।